हेलो एवरीवन, स्वागत है भैया आप सभी का दोबारा हमारे चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी सीडीपी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि हमारे एचटेट एग्ज़ाम, आने वाले एचटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। जो भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है या बाईलिंगुअल में कंफर्टेबल है, यू कैन सी अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। ओके, सो लेट स्टार्ट। और ये सिर्फ एचटेट मैं नहीं कहूँगी, फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, स्टेट का है, हरियाणा का है, आउट ऑफ हरियाणा है, हर टीचिंग एग्ज़ाम में हमारे चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल एडिशन हेल्प करता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये किस तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है? मतलब आपकी जो प्रेजेंट लर्निंग है वो फैसिलिटेट हुई, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में फैसिलिटेट हुई पास्ट की लर्निंग की वजह से। जैसे एक बच्चे ने पहले एडिशन सीखा था, तो एडिशन की वजह से उसको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरह की जो लर्निंग होती है ना, उसको सिक्वेंशियल लर्निंग बोलते हैं। लेकिन फिर आती है इसमें दो तरह की और भी लर्निंग दे रखी है। एक होती है बाईलेटरल। आपको पता होना चाहिए बाईलेटरल क्या होती है। जहाँ पे जो लर्निंग है, लर्निंग ऑफ वन स्किल, एक स्किल आपने सीखी, वो ट्रांसफ़र हो गई एक लिम्ब से, लिम्ब होते हैं हमारे हाथ पैर, टू द अदर। जैसे एक फुटबॉलर है, लर्निंग टू पास विद देयर लेफ्ट फुट व्हेन दे हैव प्रीवियसली लर्न दिस स्किल विद देयर राइट फुट। मतलब पहले अगर उसने फुटबॉल को पास करना राइट से सीखा है, तो वो लेफ्ट से ही भी अपने आप ही सीख जाता है। ठीक है। फिर एक होता है भाई वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है? लोअर लेवल होता है लर्निंग का। दिस इज़ द यूज़ ऑफ लोअर लेवल लर्निंग टू ए हायर कोग्निटिव स्किल। ठीक है, मतलब आपने कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, एक्वायर करा उसको पहले, ठीक है, और फिर वो बेस बना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो हमारी वर्टिकल लर्निंग होती है। और क्या बच गया? लेटरल। लेटरल लर्निंग भी क्या होती है? ये भी थोड़ा सा इसी की तरह है हमारा। लेटरल लर्निंग भी बाईलेटरल की तरह ही, कि आपका जैसे एक क्लास में कुछ सीखा हुआ, वो आपको नेक्स्ट क्लास में भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो वो है हमारा लेटरल लर्निंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस द लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। मतलब आपके स्कूल का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, जो ये फैक्टर है लर्निंग का, ये किससे रिलेटेड है आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आप एक तरह से, जो स्कूल होते हैं ना, वो मिनिएचर होते हैं सोसाइटी का, तो ये किस तरह का एस्पेक्ट हो गया? ये एक सोशल एस्पेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब स्टूडेंट खुद से प्रॉब्लम सॉल्वर बने, तो इनमें से कौन सी एक स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है? गिव एक्सटेंसिव अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। इन्वॉल्व पेरेंट्स इन चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल। मॉनिटर स्टूडेंट इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। फंक्शनल फिक्सडनेस ऑफ, मतलब विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता। अगर उसको फंक्शनल फिक्सडनेस हम स्टूडेंट को देंगे, तो वो अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में सक्सेस नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा, एबल नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ये मतलब सही से बच्चा प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। नेक्स्ट पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। Rohan is reading a latest Bahubali comic book because he can't wait to see what happened to Bahubali and his family। मतलब रोहन एक बाहुबली की कोई बुक पढ़ रहा है, कॉमिक पढ़ रहा है, क्योंकि ना वो वेट नहीं कर सकता कि आगे बाहुबली की फैमिली में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये किस तरह का मोटिवेशन है वो हमें बताना है, किस तरीके का ये मोटिवेशन यहाँ पे है। तो ये ओनली इंट्रिंजिक मोटिवेशन है, किसी ने उसको एक्सट्रिंजिकली फोर्स नहीं किया कि तू ये पढ़, उसके अंदर से खुद ही एक मोटिवेशन निकल के आता है। तो ये हमारा, तो भाई ये किस तरह का मोटिवेशन है? यहाँ पे ओनली इंट्रिंजिक मोटिवेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटजी टू अवॉइड कल्चरल बायसनेस। गुड असेसमेंट क्या पूछा है? स्ट्रेटजी पूछा है कल्चरल बायसनेस को क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कल्चरल बायस होता क्या है? कल्चरल बायस होता है जहाँ पे
प्रीजुडिस होता है, या फिर हम ये बोले जहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है एक कल्चर को दूसरे की बजाय, ठीक है, इसको हम कल्चरल बायसनेस बोल देते हैं। इसको हम एक तरह से डिस्क्रिमिनेटिव बोलते हैं कि भाई एक कल्चर को तो आप प्रेफरेंस दे रहे हो, दूसरे को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्रुप इंटीग्रेशन, कमी होगी सोशल वैल्यूज़ की, बिलीफ की, रूल्स ऑफ कंडक्ट की, यहाँ सब की कमी होगी। तो ये पूछ रहे हैं कि गुड असेसमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी अगर आपको कल्चरल बायस को अवॉइड करना है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा असेस स्टूडेंट्स यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड, मतलब विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम कल्चरल बायसनेस को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोहलबर्ग थ्योरी से क्वेश्चन है। कोहलबर्ग की थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नोट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, मतलब किस स्तर पर जो नैतिक विकास है ना, जो नैतिक विकास है वो बाह्य मानकों पर आधारित न होकर अंतःकरण पर आधारित होता है। तो ये हमने बताना है। तो भाई कोहलबर्ग की थ्योरी का बेस क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ द कोहलबर्ग थ्योरी। तो क्या बेस है भाई इसका, कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी ना, एक तो वो कॉग्निटिव थी, नेचर में माइंड से उसका रिलेशन था। कोहलबर्ग की थ्योरी फोकस करती है ऑन थिंकिंग प्रोसेसेस पे डेट अक्कर व्हेन वन डिसाइड वेदर अ बिहेवियर इज राइट या फिर रॉन्ग। मतलब कोहलबर्ग की थ्योरी ये बताती है कि जब भी कोई पर्सन कुछ सोचता है और उसने कुछ डिसाइड किया, तो क्या वो उसका डिसीजन ठीक था या गलत था। मतलब एक तरह से बेस जो कोहलबर्ग की थ्योरी का हम मानते हैं उन्हें वो कॉग्निटिव मानते हैं, ठीक है। दिस थ्योरेटिकली वी कैन से वी डिसाइड हाउ वन डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू ए मोरल डायलेमा, मतलब आपके सामने एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक मोरल डायलेमा आपके आगे है, वो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बाह्य मानकों पर आधारित ना होकर, मतलब आपको कोई फोर्स नहीं करता आपको अच्छा बिहेव करना है, या आपको अंतःकरण पर आधारित है, आपको इंटरनलाइज हो जाता है कि हमें ऐसा, ये एथिकल अकॉर्डिंग ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तो ये कौन से स्टेज में होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a child's diet affect how tall the child grow and even how effectively the child can think and solve problem. In this example development is primarily influenced by, तो यहाँ पे जो development है वो किससे influence है, environment से है, heredity का इसमें कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, which teaching strategy is most likely to foster the development of critical thinking skill of student, कौन सी इनमें से मतलब एक स्ट्रेटजी है जो डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स की, वो हमें बताना है। तो ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद स्टेटमेंट, जैसे सच एज लाल बहादुर शास्त्री वाज आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू डिफेंड और रिफ्यूट, ठीक है। तो ये क्या बताती है, एक क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर जनरेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टीनेजर एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो टीनेजर हैं वो किस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं सोसाइटी के अंदर, ये हमने बताना है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग बताना है ये आपने ध्यान रखना है, ये हमें बताना है एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वो है भाई हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब ना पहचान संकट इसको आप बोल सकते हो। जब किसी व्यक्ति के जीवन में, मतलब कोई भी व्यक्ति जब उसके जीवन में अनिश्चितता आ जाए, भ्रम की अवधि आ जाए, तो उस टाइम पे ये संकट उत्पन्न होता है। व्यक्ति की जो पहचान की भावना है ना, वो एक तरह से असुरक्षित और अस्थिर हो जाती है, ठीक है। पहचान का संकट आमतौर पर जब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव आ जाए, और स्पेशली जब नेगेटिव आ जाए, तो उसको ये लगता है कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्या हूँ, वो कन्फ्यूज़न में हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये टीनेजर का बताया है किसने, एरिक्सन ने बताया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
So let's read it. Most suitable strategy for a teacher when he or she is working with adolescent student. तो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी टीचर के लिए यहाँ क्या रहेगी? प्रपोज अ प्रॉब्लम एंड इनवाइट द स्टूडेंट टू फॉर्म द हाइपोथेसिस। मतलब एक प्रॉब्लम बच्चों को दे और बच्चों से पूछें कि आपके पास इस चीज़ का टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या है। तो वो अपनी अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे और अपने अपने आइडियाज़ देंगे, व्यू पॉइंट रखेंगे, और इस तरीके से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं डेवलप होगी। बच्चों को कुछ सीखने में मतलब यहाँ पे हेल्प होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव ए विजुअल एक्यूटी। मतलब लो विजन जिन बच्चों का होता है तो उनकी दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है वो हमने बताना है। तो वो होती है 20/72, 20/200। आपको याद रखना है ये डायरेक्ट ही। क्वेश्चन नंबर 12 है learner centered instructional strategy in which students are encouraged to construct their understanding with the assistance of teacher through question and direction। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? मतलब यहाँ पे लर्नर सेंटर तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी दी गई स्टूडेंट्स को, उनको एनकरेज किया गया कि वो कंस्ट्रक्ट करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को विद द हेल्प ऑफ टीचर करें, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करें। तो इस तरह की जो एक डायरेक्शन बच्चे को दी जा रही है उसको क्या बोलते हैं? गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 है चाइल्ड सिम्टम व्हेन ही और शी कैन नॉट स्टे फोकस ऑन अ टास्क। मतलब वो एक टास्क पे फोकस नहीं कर सकता, एक्ट करता है इम्पल्सिवली, इग्नोर करता है सोशल रूल को, लैश आउट करता है विद हॉस्टिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड, इज इंडिकेशन ऑफ। तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? दिस इज़ द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD उस बंदे को है। ये बीमारी होती है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ADHD। नेक्स्ट है डेस इज अ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोत्स्की इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो यहाँ पे मतलब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी और सोशल कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी किसने दी, पूछा यही गया है हमसे। तो सभी को पता है भाई जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है उसको देने वाला हमारा कौन था? बंडूरा था। तो यहाँ फिलअप में बंडूरा आएगा। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बोलता क्या है। ये थ्योरी बोलती है कि जो भी स्टूडेंट कुछ लर्न करता है ना, या कोई पर्सन कुछ लर्न करता है तो वो लर्न करता है बाय ऑब्जर्विंग अदर, दूसरों को ऑब्जर्व करके। मतलब उसका फोकस ऑफ स्टडी ऑब्जर्वेशन ही होता है। ठीक है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज ग्राउंडेड बाय सेवरल बेसिक अजम्पशन। एक उनमें से क्या है कि जो पीपल है ना वो कुछ भी लर्न करेगा बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। क्लियर? लर्नर कैन एक्वायर न्यू बिहेवियर एंड न्यू नॉलेज। कैसे? बाय सिंपली ऑब्जर्विंग अ मॉडल। मॉडल कौन होगा? जिसको वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। तो ये इसका बेस था। फिर भाई दूसरी थ्योरी थी हमारी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी जो कि हमारी किसने दी थी? लिखा हुआ है वाइगोत्स्की ने। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविटी भी एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी थी नॉलेज की। लेकिन इसमें क्या था कि ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो सोशली है, नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन उसमें कैसे हुई? जब उसने दूसरे से इंट्रैक्शन किया। अब उनका कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब उसने इंट्रैक्शन के द्वारा ना कुछ अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट किया। लाइक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ये बताती है कि जब पीपल एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं ना एक्टिवली, तो वो कंस्ट्रक्ट करते कुछ आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। ये बेस है हमारी इस थ्योरी का। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, स्टूडेंट्स फैमिली, peers and school influence his or her development and they belong to। मतलब एक स्टूडेंट की फैमिली और उसका पीयर ग्रुप और उसका स्कूल उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये किस तरह का एक सिस्टम है हमने वो बताना है। तो ये हमारा माइक्रो सिस्टम है। मैक्रो तो हम नहीं कह सकते ना, इसमें एक फिक्स्डनेस आ गई कि उसका पीयर ग्रुप, उसकी फैमिली और उसका स्कूल। तो ये हमारा कैसा सिस्टम है? माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की अ रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू डन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड पीयर। मतलब वाइगोत्स्की कहता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो चाइल्ड
खुद अकेला नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको असिस्टेंस मिल जाए बड़ों की, अडल्ट की, या मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन की, या अपने मोर एक्सपीरियंस्ड पीयर ग्रुप की, तो वो उस काम को ना ईजिली कर पाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और जो उसको असिस्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। 4 स्टेज पियाजे ने बताई हैं भाई, तो इसमें से जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन है उनमें से ये यहाँ कौन सी नहीं होती? आइडियलिस्टिक रीजनिंग बच्चा करता है, हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, लेकिन स्पेशल रीजनिंग वहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पारुल्स इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी इज एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंट। शी इज़ एवरेज टू, एवरेज है वो किन की? अबव एवरेज इंटेलिजेंस स्टूडेंट की। हाउ एवर हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंस, साइंस आर वेरी लो. हर मैथ ग्रेड आर क्वाइट हाई एंड हर राइटिंग स्किल आर एडिक्वेट. तो पारुल को मोस्ट लाइकली इनमें से प्रॉब्लम क्या है? उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना। देखो क्वेश्चन को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन उसको प्रॉब्लम किस में है? वो लो किस में? रीडिंग में, स्पेलिंग में, सोशल साइंस को नहीं पढ़ पाती, साइंस को नहीं पढ़ पाती, तो डिसलेक्सिया की उसको प्रॉब्लम है. इसको आप निमोनिक से याद रखिए, लक्स पढ़ना नहीं आता, मतलब पढ़ना डिसलेक्सिया, लक्स पढ़ना नहीं आता, तो मतलब उसको कहीं ना कहीं रीडिंग में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? Which of the following question is most likely to get students to reflect on their purpose? तो ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, What can you do to get good grades? ये मतलब रिफ्लेक्ट करता है उनके पर्पज को. क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सूटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा एक सूटेबल प्रोग्राम इनमें से नहीं है? स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, एक्सेलरेशन होती है ऐसे बच्चों की, एनरिचमेंट होती है रेगुलर क्लासरूम सेटिंग में, लेकिन क्या गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट को रिमीडियल टीचिंग की नीड है? क्या उनको एक्स्ट्रा रिमेडी, मतलब कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी रिमेडीज़ को सोल्व करने के लिए उनको रिमीडियल क्लासेस की नीड है? नहीं, उनको नीड नहीं है. तो ये मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है उन बच्चों के लिए. यंग पीपल मेनली गर्ल्स एंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज. जो ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि हमें वेट को कम करना है, इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं एडोलसेंस के अंदर? तो ये है भाई हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा. इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर एडोलसेंट होते हैं उनको एनोरेक्सिया होता है. एनोरेक्सिया मतलब उनको एक इंटेंस फियर होता है ऑफ गेटिंग फैट और गेनिंग वेट. कहीं हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वेट तो हम गेन ना कर लेंगे. ठीक है, तो दे मे बी प्री ऑक्यूपाइड विद फूड एंड हैव ए डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, perceiving themselves as fat even when very thin. ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर है ना उनके अंदर, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको बोला जाता है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफाइन द टर्म इंक्लूजन? इनमें से कौन सी चीज़ जो कौन सी स्टेटमेंट है जो इंक्लूजन को शो करती है? तो वो ये है भाई, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फुल टाइम इन द रेगुलर क्लासरूम. मतलब जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट है ना उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के पढ़ाया जा रहा है रेगुलर क्लासरूम के अंदर ही. तो ये हमारी इंक्लूजन की बेस्ट डेफिनेशन है. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस? तो इमोशन को लेके, नेचर ऑफ इमोशन को लेके करेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बतानी है. पहले एक वीडियो में भी इमोशन के बारे में क्वेश्चन आए थे, फिर से इमोशन बता देती हूँ क्या होता है. देखिए, इमोशन एक कॉन्शियस मेंटल रिएक्शन होती है. जैसे किसी को गुस्सा आया, किसी को डर लगा, तो ये एक मेंटल रिएक्शन है ना आपकी, और कॉन्शियसली है आप इस स्टेज में. दैट वी सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस एज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यूजुअली डायरेक्टेड टूवर्ड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, और वे टिपिकली accompanied by the physiological और behavioral change in our body. मतलब एक तरह की स्टेट ऑफ फीलिंग हम इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे बेस्ट पूछा है, बेस्ट स्टेटमेंट है जो इमोशन को डिस्क्राइब कर रही है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा 1. इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल इज यूज्ड
when student approach the learning material in a way that help them to understand the meaning of material। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डीप स्टाइल इसको बोलते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग इन सच अ वे एज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर, मतलब स्पीकिंग आपकी राइटिंग इस तरीके से है जो आप मतलब दूसरों को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये किस तरीके की होगी भाई, प्रैग्मेटिक ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 26 है लर्निंग सिचुएशन इन विच मल्टीपल पार्टनर्स स्टिमुलेट एंड एनकरेज वन अनदर। तो ये किस तरह की लर्निंग सिचुएशन है जहाँ पे मल्टीपल पार्टनर स्टिमुलेट होते हैं और एनकरेज करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो लर्निंग है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। Which of the following statement is incorrect about the principle of child development? तो डेवलपमेंट फॉलो ए डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, बिल्कुल। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। डेवलपमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सबका डेवलपमेंट पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 28 देखिए, अकॉर्डिंग टू गार्डनर द एबिलिटी, गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस दी थी भाई, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर बंदे के अंदर एबिलिटी है टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परामेंट, मोटिवेशन और इंटेंशन ऑफ अदर, तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हम उसको बोलते हैं। 29 अकॉर्डिंग टू प्याजे adolescent ability to evaluate the logic of verbal statement without referring to real world circumstances, तो इसको हम क्या बोलेंगे वो हमें बताना है। तो यह है प्रोपोजिशनल थॉट, मतलब साध्यात्मक विचार है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड अडोलसेंस एज, मतलब ये किसी साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है जिसको हम एज इट इज़ याद करते हैं कि एडोलसेंस क्या है, इज दैट स्पैन ऑफ ईयर ड्यूरिंग विच बॉयज़ एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली, हर तरीके से। तो ये दी थी भाई, ये जो डेफिनेशन है 80 जैसलिड की है। आपको ये एज इट इज़ याद रखने और इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे आज हमारी CDP की सीरीज से। बिजी होने की वजह से भाई कई बार वीडियो डेली नहीं आ पाती, अदरवाइज़ मैं कोशिश तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अभी सभी को पता है फेस्टिवल सीजन चला हुआ है, तो कुछ घरों की साफ़ सफाइयाँ ये चलती ही रहती हैं, कभी टाइम कम लगता है, कभी लग जाता है। तो जैसे ही मेरा टाइम लगता है मैं डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।